नमस्कार, स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आई हूँ उसके विषय में पहला दावा वो ये है कि बिल्कुल नई है, ताज़ा तरीन है। आपने मेरे किसी और फोरम पे किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं पढ़ा है और नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने अभी लिखी है और अभी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ आज ही। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैं आपको कुछ कहानियों से पहले बताती हूँ, लगभग हर पीस से पहले, कि वो काल्पनिक है या उसमें कुछ सत्यता है, कुछ जेन्युइनिटी है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इसके तो इनफैक्ट मैंने पात्रों के नाम भी नहीं बदले हैं क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं लगी। तो सुनते हैं कहानी, और चलते वक्त जाते वक्त आपसे एक बात करके जाऊंगी, उसको सुनने के लिए रुके रहिएगा, टिके रहिएगा। कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शीर्षक दिया है मैंने रेगिस्तान के फूल। रेगिस्तान के फूल। गिरजा, गिरजा, कहाँ चली गई भाई, कहाँ रहती हो, कहते हुए अधीर हो उठते थे चौधरी साहब जब घर में घुसते थे। उधर से गिरजा जी का भी ठहरा हुआ लेकिन संयत सा स्वर आता था, बताइए क्या चाहिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। चौधरी साहब थोड़ा असहज होते हुए और संभल कर कहते थे, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था क्योंकि तुम दिखी नहीं। गिरजा जी के होठों के कोनों से निकली ठंडी मुस्कुराहट। हालांकि चौधरी साहब देख लेते थे लेकिन कोई टिप्पणी नहीं करते थे और इग्नोर करते हुए अपने कमरे में घुस जाते थे। सत्यव्रत चौधरी और गिरजा जी के विवाह को 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुके थे। एक आदर्श भारतीय दंपति की तरह दोनों हमेशा साथ दिखते थे, लेकिन उन्हें पास से ऑब्जर्व करने वाला दावे से कह सकता था कि एक रूखापन था गिरजा जी की तरफ से। चौधरी सत्यव्रत जितने पत्नी भक्त नजर आते थे, उतनी प्रगाढ़ता गिरजा जी के व्यवहार में नहीं दिखती थी। यह बात दीगर है कि गिरजा जी एक अच्छी पत्नी की तरह अपने सारे कर्तव्य भली भांति निभाती थीं, जिसमें सत्यव्रत चौधरी के कामों से लेकर करवा चौथ और वट सावित्री के व्रतों की श्रृंखला भी थी। 60 के दशक में, यानी 1960s में, 60 के दशक में ज़माने की रवायतों के हिसाब से सत्यव्रत चौधरी और गिरजा देवी का विवाह किशोर से सत्यव्रत और बालिका सी गिरजा से हुआ था। खानदानों की आपसी मित्रता के चलते दोनों के पिताओं ने विवाह की रजामंदी लड़की से लेने की कोई जहमत नहीं उठाई और दोनों खानदान बराबरी की हैसियत रखते हैं, इसी को पुख्ता आधार बनाकर सत्यव्रत परिणय गिरजा कर दिया गया। सत्यव्रत चौधरी 6 फीट 2 इंच लंबे, पहलवानी पसंद नौजवान के रूप में बड़े हुए और अपनी बाजुओं और सीने की ताकत पर लगभग गुमान सा करने वाले सत्यव्रत खानदानी तौर पर हल्का मेलेनिन यानी त्वचा का रंग गोरा लेकर पैदा हुए थे। बालों की बुनावट उन्होंने अपनी माँ की तरफ से उठा ली थी, जो कि घुंघराले थे, तो बस एक शानदार व्यक्तित्व का ढांचा सत्यव्रत को प्राप्त हो गया था, जिसका भरपूर गर्व और अभिमान उनके व्यक्तित्व की तरंगों से प्रकट होता था। वहीं उनकी नवविवाहिता पत्नी गिरजा देवी एक अल्हड़ बालिका के तौर पर बड़ी हो रही थी कि अचानक से 13-14 वर्ष की उम्र में ब्याह दी गई और पारंपरिक तौर से संयुक्त परिवार की बड़ी बहू का दर्जा भी उन्हें प्राप्त हो गया। लेकिन अपने खुद के जमींदार परिवार की लाडली गिरजा सांवला गेहुआ रंग, बड़ी आंखें और लंबे बालों की मलिका तो थीं, लेकिन चेचक के टीके लगाने आई टीम को जो उन्होंने स्कूल से भागकर गच्चा दिया था, वो नादानी गिरजा जी को बहुत भारी पड़ी और 1 साल बाद ही चेचक अपने प्रचंड रूप में गिरजा जी पर सवार हो गई। उस जमाने में केवल अलग कमरा, नीम के पत्तों का धुआं और लंबे उपवास से गिरजा जी की मां ने गिरजा के प्राण तो बचा लिए, लेकिन चेचक जाते जाते गिरजा जी के चेहरे पर अपने स्मृति चिन्ह छोड़ गई और सांवली सलोनी गिरजा, जो बहुत ही कमनीय लगती थीं, अपने पहचान पत्र में शारीरिक चिन्ह के तौर पर चेहरे पर चेचक के दाग लिखने को मजबूर हो गईं। मात्र 14 साल की गिरजा अपने शारीरिक विकास और चेचक के दागों की उलझन से उबर भी न पाई थीं कि 17 साल के खूबसूरत किशोर सत्यव्रत से परिणय सूत्र में बांध दी गईं।
शादी ब्याह में लड़के लड़की की पसंद नापसंद का उन दिनों फैशन नहीं था, लिहाजा फेरों के बाद गिरजा की मांग में सिंदूर भरते वक्त ही सत्यव्रत ने गिरजा का चेहरा देखा था। बड़ी आंखें, पतले होठ और तराशा चेहरा, ये सब मिलकर भी चेचक के दागों की वकालत नहीं कर पाए थे और सत्यव्रत वहीं मंडप से ऐसे उदास हुए कि विदा तक फिर किसी ने दूल्हा बने सत्यव्रत का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा था। नव ब्याहता पत्नी को घर की रस्मों में अकेले छोड़कर सत्यव्रत 4 दिन घर वापस ही नहीं आए थे। इधर किशोरी गिरजा जैसे अपने मायके के हरे भरे उपवन से लाकर ससुराल के रेगिस्तान में पटक दी गई थी, जहां कहने को तो सब था सिवा स्नेह और आत्मीयता के। एक कहावत हुआ करती थी कि पति की उतारी किसी को नहीं चढ़ती, यानी जिस औरत का पति उसका सम्मान नहीं करता, कोई और उसकी परवाह नहीं करता। वही हुआ गिरजा के साथ। सत्यव्रत का विवाह के बाद 4 दिन घर न आना, गिरजा के कमरे में न जाना परिवार से छिपा नहीं रहा और सत्यव्रत चौधरी की 40 की उम्र की बला की खूबसूरत मां ने इस पूरे प्रकरण में एक सुंदर खलनायिका की भूमिका निभाई। खूबसूरती के पैमाने पर गिरजा अपनी सास यानी मैया, बेटे सत्यव्रत का यह संबोधन सबके लिए मान्य था, यानी उन्हें सारे लोग ही मैया कहते थे गिरजा जी की सास को। खूबसूरती के पैमाने पर गिरजा अपनी सास मैया के सामने टिक नहीं सकती थी, लेकिन मायके से सौम्यता और संस्कारों की घुट्टी पीकर आई गिरजा ने कुछ ही समय में ससुराल के अन्य सदस्यों का मन जीत लिया, विशेषकर अपने ससुर साहब यानी बड़े चौधरी साहब का। सब कुछ एक अनुभवी दृष्टा की तरह देखकर किसी एक संवेदनशील मौके पर एक वाक्य में अपना फैसला सुनाने के लिए मशहूर बड़े चौधरी साहब बहू गिरजा के सबसे बड़े संरक्षक साबित हुए। जब बड़े चौधरी साहब देखते थे कि गिरजा रसोई से सबसे अंत में निकलकर बचा हुआ खाना खाती हैं, तो उनका फरमान आया कि बहुएं पहले खाना खाएंगी, घर की सारी बहुएं पहले खाना खाएंगी और तब बाकी सदस्यों को परोसा जाएगा। मैया यानी सास की त्योनियां तो चढ़ी, लेकिन बड़े चौधरी का हुक्म टलवा नहीं पाई। गिरजा को देर रात तक अपने कमरे में पांव दबाने के लिए रखने की साजिश को भी बड़े चौधरी साहब के नए फरमान ने तोड़ दिया। बहू, कल से किसी के पांव दबाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कोई हारी बीमारी है तो बात और है, नहीं तो अपने काम निपटाकर अपने कमरे में आराम किया करो। सत्यव्रत चौधरी, गिरजा और समय, यह तीनों कदम ताल कर रहे थे और छोटे चौधरी यानी सत्यव्रत बांके नौजवान, गिरजा पति की मोहब्बत से महरूम एक महरूम यानी डिप्राइव्ड। गिरजा, फिर से सुनिए, सत्यव्रत चौधरी, गिरजा और समय, ये तीनों कदम ताल कर रहे थे। छोटे चौधरी यानी सत्यव्रत बांके नौजवान, गिरजा पति की मोहब्बत से महरूम एक शांत और गंभीर महिला के रूप में समय की पायदान पर चढ़ रहे थे। 2 बेटों के रूप में गिरजा जी ने चौधरी की वंश बेल को भी हरिया दिया था, यानी समय के खांचों में सब कुछ फिट तो नजर आता था, लेकिन शीशम के फ्रेम सा कड़ा, जो दर्शनीय तो था लेकिन प्यार मोहब्बत की लोनाई से एकदम सूखा। वक्त हर किसी के लिए अपने हिसाब से चमकने का समय तय करता है। कारक और कारण पैदा ही इसलिए होते हैं कि समय के पहिए की गति बदली जा सके और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जा सके। और ऐसा ही हुआ गिरजा और सत्यव्रत चौधरी के साथ। अपने बलिष्ठ शरीर पर गर्वित रहने वाले सत्यव्रत तपेदिक यानी टीबी रोग के शिकार हो गए और खटिया पकड़ गए। उस समय आज के कैंसर की तरह भय उत्पन्न करने वाली यह बीमारी सत्यव्रत के सारे चाहने वालों को उनसे दूर कर गई और मैया का लाड़ और दुआएं सिर्फ दूर से सीमित हो गया, क्योंकि वो तो खुद बुजुर्ग हो चली थी। और ऐसे कठिन समय में सत्यव्रत के जीवन में री एंट्री हुई गिरजा जी की। री एंट्री इसलिए क्योंकि यही वह समय था जब गिरजा जी ने अपनी अथक लगन और समर्पण से सत्यव्रत चौधरी को न केवल तपेदिक से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें नया जीवन दे दिया। लंबी बीमारी के लंबे सानिध्य में सत्यव्रत ने जाना कि गिरजा जी की कर्तव्य परायणता उनके चेहरे पर भले ही न दिखती हो, लेकिन उनकी आत्मा का जो सौंदर्य था वो लाजवाब था। दिन भर रात भर सत्यव्रत के
दिन भर और रात भर सत्यव्रत के साई की तरह मौजूद रहने वाली गिरजा एकदम मौन रहकर उनकी हर बात का ख्याल रखती थीं और लगभग 1 साल की इस कठिन परीक्षा में सत्यव्रत का जीवन और अपनी निष्ठा को दोनों को जीत लिया था उन्होंने। और अब गति चक्र बदल चुका था। गिरजा से केवल काम की बातें करने वाले सत्यव्रत गिरजा गिरजा की माला जपते घूमते थे। मैया की आंखों के सामने अब वो सारे मंजर रह रह के तैर जाते थे जब सत्यव्रत की रुखाई गिरजा को रुला जाती थी। और अब सत्यव्रत मैया के सामने रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ गिरजा से ही बात करते थे। पासा पलट दिया था वक्त ने, जिसमें गिरजा की खुद की कोई कोशिश नहीं थी, लेकिन अब गिरजा की बारी थी वो अपने तरीके से बदली परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करें। और उन्होंने वही चुना, यानी पुराना रवैया, जिसमें वो सत्यव्रत चौधरी की धर्मपत्नी तो थी लेकिन प्रेमिका कभी नहीं। सत्यव्रत की पुरानी रुखाई के दाग उनके चेहरे के चेचक के दागों से ज्यादा गहरे थे, जिसे सत्यव्रत के नए जगह प्रेम का मलहम भी भर नहीं पा रहा था। और एक दिन जब एकांत में सत्यव्रत ने गिरजा के निर्विकार मौन के बारे में पूछा तो गिरजा जी का तटस्थ जवाब आया, प्रकृति में हर मौसम का एक नियत समय होता है। मेरे प्रेम का वृक्ष अब सूख चुका है, जिसे बिन मौसम की बारिश भी हरा नहीं कर पाएगी। जो जैसे चल रहा है उसे चलने दें। रूखे रेगिस्तान में गिरजा नामक पौधा पनप गया, यही क्या कम है। उस पर फूल उगाएंगे, अब आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। मुझे लिखते वक्त बहुत अच्छी लगी थी। जो मैं आपसे कह रही थी कि अंत में बताऊंगी, वो ये था कि जब मैं कुछ लिख रही होती हूँ तो काल्पनिकता और सत्य, इसका घालमेल होता ही है। किसी भी आप अगर फिक्शनल चीज़ को सुनेंगे तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है एज अ राइटर कि जब सत्य का पलड़ा ऊपर होता है, यानी जब मैं कोई सही चीज़ लिख रही होती हूँ तो लेखनी जो है, यानी पेन एकदम जिसको कहते हैं ना निर्बाध रूप से चलती है, अनडिसरप्टेड चलती है। और उसकी जो सच की महक होती है वो मेरे पन्नों से आती है। तो मेरी ये सच की खुशबू आपके दिल तक, आपके मन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी सच्ची है, पात्र भी सच्चे हैं, पात्रों के नाम भी मैंने नहीं बदले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। गैप हो जाता है मेरी कहानियों के बीच में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम महीने में 2 बार आपसे मुखातिब हुआ जाए और आपसे मिला जाए और आपको कुछ नया सुनाया जाए। इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी टिप्पणियों का। और कुछ ऐसी नई चीज़ें अगर आपके आसपास हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। लेखक को क्या चाहिए होता है, एक विषय जिस पर वो अपनी काल्पनिकता का विस्तार देके कुछ लिख सके। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी टिप्पणियों में। चलती हूँ अभी के लिए, फिर मिलूंगी बहुत जल्दी किसी नई सच्ची अच्छी कहानी के साथ रंगरेजी में। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।